प्रतिष्ठा यानी हमारी इज्जत, हमारी रेप्यूटेशन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो किसी को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। आज की हमारी ये चर्चा इसी के बारे में है कि कैसे रेप्यूटेशन जीत और हार, यहां तक कि जिंदगी और मौत का मामला बन सकती है। ये सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा हुआ था। चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे। बात है प्राचीन चीन की। उस दौर में 3 बड़े साम्राज्यों के बीच जंग छिड़ी हुई थी और शू साम्राज्य के एक जनरल झुगलियांग खुद को एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालत में पाते हैं। तो होता यह है कि लियांग को पता चलता है कि दुश्मन सिमाई 1.5 लाख सैनिकों के साथ हमला करने आ रहा है और उनके पास सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक थे। अगर ऐसे में कोई भी घबरा जाता, लेकिन उन्होंने घबराने के बजाय एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी के भी होश उड़ा दे। उनके सैनिक भी हैरान थे, पर उन्होंने अपने जनरल के हुक्म का पालन किया। और नतीजा, सिमा ये अपनी विशाल सेना के साथ आता है, लियांग को दीवार पर आराम से संगीत बजाते हुए देखता है और बिना एक भी तीर चलाए वापस लौट जाता है। सोचिए जरा, आखिर ऐसा हुआ क्यों? 1.5 लाख की सेना सिर्फ एक आदमी को देखकर कैसे भाग सकती है? इस अविश्वसनीय घटना का जवाब छिपा है शक्ति के एक बहुत ही जरूरी नियम में। और यही है वो नियम। हमारी प्रतिष्ठा, हमारी पहचान, हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये एक ऐसा किला है जो हमें बिना लड़े भी जंग जितवा सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सीमा ये किसी सेना से नहीं डरा, वो डरा झुगलियांग की रेप्यूटेशन से। लियांग ने सालों से चीन के सबसे होशियार और अप्रत्याशित रणनीतिकार होने की पहचान बनाई थी। सीमा ई को लगा कि यह जरूर कोई जाल है और वो उस जाल में फंसने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। यहां रेप्यूटेशन एक ढाल से कहीं ज्यादा थी। ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार थी जिसने दुश्मन को बिना लड़े ही हरा दिया। अब देखते हैं कि प्रतिष्ठा का इस्तेमाल सिर्फ बचाव के लिए ही नहीं, बल्कि एक आक्रामक हथियार के तौर पर कैसे किया जा सकता है। साल 1841 में एक नौजवान पीटी बार्नम एक म्यूजियम खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई नाम। म्यूजियम के मालिक उसे बेचने के बजाय एक जाने माने नाम पील म्यूजियम को बेच देते हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन थी। बस यहीं से बार्नम ने एक सबक सीखा। बार्नम को एक बात साफ समझ आ गई थी कि अगर उसकी कोई पहचान नहीं है तो उसे अपने दुश्मन की पहचान पर हमला करना होगा। उसने अखबारों में यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि पील के डायरेक्टर अयोग्य हैं और उन्हें म्यूजियम चलाना नहीं आता। उसने लोगों के मन में शक का एक बीज बो दिया। अपनी गिरती हुई रेपुटेशन को बचाने के लिए पील ने अपने म्यूजियम में हिप्नोटिज्म के शो शुरू किए, जो काफी लोकप्रिय होने भी लगे। लेकिन बार्नम चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने पील के सबसे बड़े आकर्षण का मजाक उड़ाने का फैसला किया। बार्नम ने खुद एक ऐसा शो शुरू किया जो असल में हिप्नोटिज्म की खिल्ली उड़ाता था। वो जानबूझकर फेल होने का नाटक करता और आखिर में ऐसा माहौल बना देता कि लोग हिप्नोटिज्म को ही एक मजाक समझने लगे। इस एक चाल से बार्नम ने लोगों का पील के शो से भरोसा ही उठा दिया। कुछ ही हफ्तों में पील के म्यूजियम की भीड़ खत्म हो गई और वो फिर कभी संभल नहीं पाया। बार्नम ने शक और मजाक को हथियार बनाकर एक स्थापित नाम को मिट्टी में मिला दिया और खुद को जीरो से हीरो बना लिया। लेकिन किसी की प्रतिष्ठा पर हमला करना एक खतरनाक खेल है। अगर आप हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो ये दांव आप पर ही उल्टा पड़ सकता है। ये कहानी है 2 महान आविष्कारकों की, थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला। एडिसन ने डायरेक्ट करंट यानी डीसी का आविष्कार किया, जबकि टेस्ला ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को बढ़ावा दे रहे थे। एडिसन को लगा कि टेस्ला का एसी उनके डीसी के लिए खतरा है। टेस्ला की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने के लिए एडिसन ने एक बहुत ही क्रूर अभियान शुरू किया। उसने लोगों को यह दिखाने के लिए कि एसी करंट कितना जानलेवा है, सरेआम कुत्तों और बिल्लियों को एसी करंट से मारना शुरू कर दिया। लेकिन एडिसन यही नहीं रुका, वो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गया। उसने न्यूयॉर्क की जेल अथॉरिटीज को इस बात के लिए मना लिया कि एक कैदी को फांसी देने के लिए बिजली की कुर्सी का इस्तेमाल किया जाए और उस कुर्सी में टेस्ला के एसी करंट का इस्तेमाल हो। उसका मकसद था एसी का नाम हमेशा के लिए मौत से जोड़ देना। लेकिन यह योजना भयानक रूप से उल्टी पड़ गई।
बिजली का झटका इतना कम था कि कैदी पहली बार में मरा ही नहीं, उससे दोबारा और ज्यादा तकलीफदेह तरीके से झटका देना पड़ा। ये घटना इतनी भयावह थी कि इसे देखने वालों की रूह कांप गई। लोगों में एडिसन के तरीकों के खिलाफ गुस्सा और नफरत भर गई। और ये साफ दिखाता है कि टेस्ला को बर्बाद करने की अपनी धुन में एडिसन के क्रूर तरीकों ने उसकी अपनी प्रतिष्ठा को इतना नुकसान पहुंचाया जितना शायद टेस्ला को भी नहीं पहुंचाया। उसकी क्रूरता ने लोगों को उससे दूर कर दिया और सारी सहानुभूति टेस्ला की तरफ हो गई। मतलब हमला इतना जोरदार था कि चोट हमलावर को ही लगी। तो इन कहानियों से हम क्या सीखते हैं? हम अपनी प्रतिष्ठा को कैसे बनाते हैं और कैसे बचाते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, लोग हमारे अंदर नहीं झांक सकते, वो हमें उन चीजों पर आंकते हैं जो बाहर दिखती हैं। हमारी प्रतिष्ठा हमारे बाहरी कामों का ही नतीजा है। तो एक मजबूत प्रतिष्ठा बनती कैसे है? देखिए, ये उन चीजों से बनती है जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। हमारी वेशभूषा, हमारे शब्द और वादे, हमारे काम में कंसिस्टेंसी, और हम दूसरों को और खुद को कितना सम्मान देते हैं। एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाने का सबसे कारगर तरीका यह है कि एक खास गुण चुनें, जैसे ईमानदारी या रचनात्मकता या फिर विश्वसनीयता, और उसे अपने हर काम से जाहिर होने दें, लगातार। जब हमारे काम हमारी कही हुई बातों से मेल खाने लगते हैं तो एक अटूट प्रतिष्ठा का जन्म होता है। और अंत में ये सवाल, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोगों की राय मायने रखती है। अगर कोई इंसान सक्रिय रूप से अपनी पहचान नहीं बनाएगा तो लोग अपने हिसाब से उसकी पहचान बना लेंगे, और जैसा कि हमने देखा, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा के मालिक बनिए, दर्शक नहीं।